Morning children, and welcome back in your civics class. Children, as you know that we have completed one chapter from your French Revolution, from your history section. That was French Revolution. जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोगों ने जो है वो हिस्ट्री पोर्शन से जो है वो पार्ट हमने कंप्लीट किया है, इसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति. But before starting the lecture, one important thing I want to tell you about your unit test कि syllabus I have already sent you. syllabus हमने आपको पहले ही भेज दिया है. French Revolution is the chapter which is coming in your first unit test. और फ्रांसीसी क्रांति जो है आपके सिलेबस का चैप्टर है, जो कि आपके यूनिट टेस्ट में सिलेबस है बच्चों. लेकिन आप लोग, आई वांट टू से यू दैट प्लीज़ रीड योर चैप्टर. मतलब आप अपने चैप्टर को ज़रूर से पढ़िएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा. और ये ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट क्वेश्चंस विल बी कमिंग फ्रॉम योर एक्सरसाइज ओनली. सो रीड योर चैप्टर, each and every topic given in the chapter, read all the topics. सारे टॉपिक्स आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और चैप्टर यानी पार्ट आप अच्छे से एक बार बढ़िया से आप उसको पढ़ लीजिएगा. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर यूनिट टेस्ट. नाउ चिल्ड्रन, वन थिंग बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, हम लोगों ने जो है फ्रांसीसी क्रांति हमने खत्म की. अब in this lecture we are going to start chapter from the civics portion, and we are going to start the chapter 2, that is what is democracy, why democracy. बच्चों, जैसा कि पिछले साल जो था वो सिलेबस रिड्यूस हुआ था, और सिलेबस रिड्यूस की वजह से जो है आपका सिविक्स का जो पहला चैप्टर है, आपका जो द फर्स्ट चैप्टर इन योर सिविक्स, दैट इज़ द डेमोक्रेसी इन द कॉन्टेम्पोरेरी वर्ल्ड, ये कट गया था. तो इसलिए जो है इस साल, हालांकि ये अभी इस साल कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपका सिलेबस रिड्यूस हो रहा है. आप मान के चलिए कि सारी चीज़ें हमको पढ़नी है, कोई चैप्टर जो है वो कटा नहीं है, अभी तक कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है. तो हम जो है वो सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे. बट आई एम गोइंग टू स्टार्ट दोज चैप्टर ओनली फर्स्ट. ये नहीं कि मैं वो चैप्टर पढ़ाऊंगी नहीं आपको, वो चैप्टर आपको मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं वही चैप्टर पहले शुरू करूंगी जो कि आपके रिड्यूस सिलेबस में था, ताकि ऐसा कोई अगर गुंजाइश बनती भी है फ्यूचर में तो हम वो चैप्टर प्रिपेयर कर सकें. और जो है और ये चैप्टर जो छोटे होंगे, मैं लेफ्ट होंगे, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी. सो चिल्ड्रन, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज व्हाई, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों. ये मैं आपको जो है वो चैप्टर शुरू कराने जा रही हूँ. तो आपका जो है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, ये आपका जो चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, ये चैप्टर जो है आपका मैं शुरू करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द चैप्टर, I think you have read about the definition of democracy. In 8th class and 7th class, you have already read about the democracy, definition of democracy. एक simple language में democracy की definition क्या है, आप 7th और 8th class में आप पढ़ चुके होंगे. बच्चों, डेमोक्रेसी का मतलब ये है, डेफिनेशन जो अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम जानेंगे तो डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल. ये है अब्राहम, इट इज सेड बाय अब्राहम लिंकन. अकॉर्डिंग टू द अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल. तो ये एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो मतलब लोगों के द्वारा लोगों के लिए, और लोगों के द्वारा लोगों के लिए और लोगों से है. तो ये गवर्नमेंट, ये डेफिनेशन, यानी आप देख रहे हैं, आप इससे इस डेफिनेशन से भी यू कैन गेस कि व्हाट इज डेमोक्रेसी. Democracy is a form of government which depends on the consent of the governed, that is the people. Democracy is the form of the government which depends on the consent of the governed, that is the governed body is the people. Yani means कि in the simple language you can say that democracy is that form of government in which rulers are elected by the people and can be changed by them if they fail to fulfill their expectation. You can, in simple language, you can say that ki democracy is the form of government in which the rulers are elected by the people and they can be changed if they fail to fulfill their expectation. यानी हम इस सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं बच्चों कि लोकतंत्र यानी गणतंत्र, यानी आपकी जो लोकतंत्र जो है उसकी डेफिनेशन क्या है कि ये एक ऐसी सरकार है जिसमें जो है शासक
लोगों द्वारा चुना जाता है और जनता चाहे तो अपने चुने हुए शासक को जो है रूलर्स को चेंज भी कर सकती है अगर शासक जो है जनता के इच्छाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल होता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जनता इज़ द मेन फाउंडर, जनता इज़ द बेस ऑफ द डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की जो बुनियादी ढांचा है वो जनता पर ही बेस है, ये जनता ही उसमें सबसे ज़्यादा जनता की ही जो भूमिका है, यानी पीपल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द डेमोक्रेसी, इन द फॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अब बच्चों ये है कि वर्तमान में आज अगर हम अगर हम ये कहें कि in today some governments in the world are democratic and some governments are non-democratic, as well as governments in some countries have changed their form from democratic to non-democratic or vice versa। तो डेमोक्रेसी आज अगर इन सब चीज़ों का अगर हम विश्लेषण करें बच्चों, तो डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रिविलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे। Democracy is the most famous or prevalent form of government in the world today, and democracy gradually expanding day by day to more and more countries। यानी अगर वर्तमान में विश्व के अधिकांश देशों में अगर हम देखें तो लोकतांत्रिक सरकारें हैं, परंतु ऐसा भी है कि कई देशों में ऐसा है कि लोकतांत्रिक सरकारें हैं, कई देशों में जो है वो लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लेकिन आज के वर्तमान युग की बात करें तो बच्चों, तो आज का वर्तमान युग में लोकतांत्रिक सरकार का रूप जो है वो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और बहुत सारे देश इसको इसका अनुसरण भी कर रहे हैं, और ये लोकतांत्रिक प्रणाली जो है बहुत सारे देश जो है वो अपना रहे हैं, क्योंकि वहाँ कोई भी देश जो है वो एक सिंगल रूलर के, एक सिंगल शासक के अंडर में रहना नहीं चाहता है कोई भी देश के लोग, क्योंकि सभी चाहते हैं कि हर देश के लोग ये चाहते हैं, हर देश का नागरिक ये चाहता है कि उसकी मांगों को, उसकी इच्छाओं को जो है वो उसकी इच्छाएं पूरी हों, उसके जो अपेक्षाएं पूरी हों। तो आज जो वर्तमान युग का जो ढांचा है बच्चों, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है, यानी लोकतंत्र जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रख्यात पद्धति बन गई है, जो बहुत सारे देश इसका अनुसरण कर रहे हैं। और इसी लोकतंत्र के विषय में जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों कि व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि एज आई टोल्ड यू कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच डिपेंड्स ऑन द कंसेंट ऑफ द गवर्न, दैट इज द पीपल। यानी डेमोक्रेसी वो सरकार की डेमोक्रेसी कह सकते हैं सरकार का वो स्वरूप है जिसमें सरकार जो है वो लोगों द्वारा चयनित होती है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर बहुत सारी चीज़ें अगर हम देखें बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों ये कह सकते हैं कि यद्यपि हम सच्चे अर्थों में ये कह सकते हैं कि उसी शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं जिसमें जिस शासन का संचालन जनता करती है, और सरकार जो है जनता शासन जो है शासन का संचालन जो है जनता द्वारा चयनित प्रतिनिधियों द्वारा होता है, और जनता के प्रतिनिधियों का चुनाव जो है जनता स्वयं बिना किसी दबाव के जो है वो करती है। तो लोकतंत्र में ये सबसे बड़ी चीज़ है बच्चों की जनता जो है वो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव जो है वो बिना किसी दबाव के करती है, बिना किसी प्रेशर के करती है। तो ये सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की डेफिनेशन, या सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की परिभाषा यही है। और इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि सरकार देश के विभिन्न देशों की शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक या अलोकतांत्रिक श्रेणियों में जो है वो अंतर्गत रखा जाता है। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक कंट्री एंड द कंट्रीज विच प्रिटेंड टू बी डेमोक्रेटिक। यानी जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है बच्चों, उसकी सबसे बड़ी खासियत यही है, द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट कि इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द गवर्न्ड, rulers are elected by the governed, that is the people. So this is the definition of government. अब बच्चों जिन देशों में राजतंत्र है वहाँ राजा ही प्रधान होता है और राजा के निहित ही सारी शक्तियाँ होती है। in those countries where the king is the main ruler and all the power are in the hands of kings only, or in the hands of monarch only, and in the countries which are governed by the monarchy government, monarchy system,
ऑल द पावर्स आर वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ किंग मोनार्क। यानी तो यहाँ पे क्या होता है, और जनता जो है होती है वहाँ मौन होती है, यानी देयर इज नो पार्टिसिपेट, द जनता यानी पब्लिक इज नॉट, पब्लिक पार्टिसिपेशन इज निल। वहाँ जो है पब्लिक की भागीदारी शून्य के बराबर होती है। और जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारे वंशानुगत शासन होते हैं, हेरिडिटिकल, जहाँ पे रूल होता है कि राजा का बेटा राजा होना चाहिए, यानी फादर सन विल बी द रूलर। इस तरह के जो होता है ना कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, या उसका भाई शासक बनता है, या दूसरा कोई नहीं, उसके रिलेटिव जो उसके खानदान में या जिसके परिवार जो फैमिली रिलेटेड जो होते हैं, रॉयल फैमिलीज जो फैमिली से रिलेटेड होते हैं, वही जो है वो मोनार्क बनते हैं। जैसा कि लुई 16 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने पढ़ा, दैट वॉज द मोनार्की सिस्टम। लुईस 14 के बाद लुईस 15 और लुईस 15 के बाद लुईस 16। सो दैट नेपाल में ऐसे सन 2006 में बच्चों पहले जो है पहले इसी प्रकार की शासन व्यवस्था थी, परंतु वर्तमान में अब वहाँ पर जो है वो लोकतांत्रिक प्रणाली स्थापित हो चुकी है। इसी तरीके से सन 2008 से पूर्व पाकिस्तान में भी लोकतांत्रिक शासन था, परंतु अभी वहाँ भी निर्वाचन के बाद लोकतांत्रिक प्रणाली या सरकार जो है वो सैनिक तंत्र वहाँ समाप्त हो चुका और लोकतांत्रिक जो है वहाँ पे स्थापित हो गया। यानी इन नेपाल बिफोर 2006 there was monarchy system, but now there is democratic system prevails in Nepal, and in Pakistan also in the similar way. Pakistan also before 2008 there was army rule, but now but now in present there is a democratic system of government. तो ये रखा। अब 2008 के बाद जैसे यहाँ पे क्या था कि बहुत ही ज़्यादा क्लियरली स्पष्ट है, पाकिस्तान का एग्जाम्पल है तो, कि परवेज मुशर्रफ के सैनिक तंत्र को लोकतांत्रिक सरकार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि वो सैनिक तंत्र था, क्योंकि वो सैनिक का रूल था। लेकिन सन 2008 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पद पर आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री के पद पर यूसुफ रजा गिलानी के स्थापित होने के बाद, यानी 2008 के बाद बच्चों प्रधानमंत्री के पद पे आसिफ अली जरदारी जब हुए और प्रधानमंत्री के पद पे यूसुफ रजा गिलानी जब नियुक्त हुए, तब पाकिस्तान भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के श्रेणी में आ गया। तो अब यहाँ पर अब ये तो हो गई आपकी एग्जाम्पल, आपका हो गया कि नेपाल और पाकिस्तान का। अगर हम चीन की बात करें, नॉट टेक द एग्जाम्पल ऑफ चीन, नॉट टेक द एग्जाम्पल ऑफ चाइना। अब यहाँ चीन की जो साम्यवादी सरकार है, नो हियर व्हाट, चीन की जो साम्यवादी सरकार है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया, चीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वहाँ पे जो साम्यवादी सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है, जो कम्युनिज्म आइडियल्स पे बिलीव करती है, वहाँ भी हम कह सकते हैं कि वहाँ की सरकार को भी, जो साम्यवादी सरकार है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वी कैन नॉट पुट कम्युनिस्ट पार्टी, वी कैन नॉट कीप दैट पार्टी इन द कैटेगरी ऑफ डेमोक्रेसी। हम उस साम्यवादी सरकार को भी जो है लोकतांत्रिक प्रणाली में नहीं, श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी है, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिज्म है। वहाँ पे साम्यवादी सरकार को हम कम्युनिस्ट पार्टी भी कहते हैं, जो कम्युनिज्म पे, जो एक जाति एक भाषा और एक समुदाय को प्रोत्साहन देती है। तो वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का आधिपत्य है, और वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बन सकती है, और कोई सरकार वहाँ पे बन नहीं सकती, दूसरी कोई सरकार वहाँ पे खड़ी ही नहीं हो सकती है। तो चीन में चुनाव होते हैं, ऐसा नहीं कि चीन में इलेक्शन नहीं होते हैं, द इलेक्शंस आर इन चाइना, बट वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे चुनाव तो होते हैं, बट द कम्युनिस्ट पार्टी का ही जो है वो उस पर नियंत्रण होता है। बट द formation of government after the election, after the election, the government, जितनी भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है, whatever the government is formed after the election in China is under control in the control of communist party। तो वहाँ पे जो लोकतांत्रिक, इसको लोकतांत्रिक श्रेणी में हम नहीं रख सकते हैं बच्चों। वी कैन नॉट कह सकते हैं, वी कैन नॉट कीप द सरकार, द गवर्नमेंट, चाइनीज गवर्नमेंट इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। नाउ अब ये कह सकते हैं कि हम ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं कि 2006 से पहले नेपाल की स्थिति कैसी थी। परवेज मुशर्रफ के
2008 के बाद कैसी पाकिस्तान में कैसी स्थिति थी, और चाइना में तो कम्युनिस्ट पार्टी ही सरकार होती है, वहाँ कोई चुनाव होते भी हैं तो वहाँ पे लोकतांत्रिक श्रेणी नहीं हो सकती है, जबकि नेपाल में लोकतांत्रिक जो है वो सिस्टम बन चुका 2006 के बाद। 2008 के बाद पाकिस्तान में लोकतांत्रिक प्रणाली स्थापित हो चुकी है। अब इन दोनों देशों में जो है शासन व्यवस्था जो है होती है वो सरकार जो है वो जनता द्वारा चयनित प्रतिनिधियों द्वारा होता है, और कोई बिना किसी दबाव की जनता जो है अपने प्रतिनिधि का जो है चयन करती है, और द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय द इलेक्टेड बाय द गवर्न बॉडी दैट इज द पीपल। अब यहाँ पे बच्चों हम अब पढ़ेंगे लोकतंत्र की, जैसे कि हमने आपको अभी डेफिनेशन बताई कि लोकतंत्र का जो शाब्दिक अर्थ है इंग्लिश में उसको डेमोक्रेसी का रूपांतर है, यानी हम अभी इंग्लिश में मैंने बताया कि लोकतंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। नाउ डेमोक्रेसी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, टू ग्रीक वर्ड्स, दैट इज द डेमोस एंड सेकेंड वर्ड इज क्रेशिया। यानी डेमोक्रेसी जो दो यूनानी शब्दों से बना है, एक है डेमोस, दूसरा है क्रेशिया, जिसका जो द मीनिंग ऑफ द डेमोस इज पीपल एंड क्रेशिया इज रूलिंग। यानी डेमोस का मतलब होता है शासन और क्रेशिया का मतलब होता है डेमोस का मतलब होता है जनता और क्रेशिया का मतलब होता है शासन। सो इस तरीके से, इस दृष्टि से हम कह सकते हैं, अगर इस बेस पर वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ these two meanings of these two words, तो इन दोनों शब्दों की मीनिंग से आधार पर हम ये कह सकते हैं द डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, यानी जनता का शासन, यानी लोकतंत्र जनता का शासन हुआ। या लोकतंत्र हम दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र का एक अर्थ ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें जनता स्वयं भाग लेती है और अपनी इच्छा से अपने प्रतिनिधि को चुनती है। यानी we can say that democracy is that form of government in which people participate according to their own will and they elect their representative by their own will, not by any pressure। तो ये आप हो गया। अब हम अब्राहम लिंकन का जैसे डेफिनेशन अभी आपको बताया कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए ही है। यानी हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल। यानी और 1921 में लॉर्ड ब्राइस की एक बहुत ही फेमस बुक थी जिसका नाम था मॉडर्न डेमोक्रेसी। इन 1921 द मॉडर्न डेमोक्रेसी बुक रिटन बाय लॉर्ड ब्राइस was published and in which the Bryce expressed his view। उन्होंने अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा था कि 70 वर्ष पूर्व लोकतंत्र, मैं आपको उनका एक डेफिनेशन पढ़कर बता रही हूँ कि 70 वर्ष पूर्व लोकतंत्र शब्द नापसंद था और दहशत से भरा था। यानी before 70 years the word democracy was not accepted by any people and the word democracy was full of terror, but अब इस शब्द का गुणगान किया जा रहा है। But now what is happening now, this word democracy is flourishing day by day। मतलब ये इसकी जो है द वर्ड डेमोक्रेसी इज appreciated by many countries in today's era, जिसे कह सकते हैं। तो ये लॉर्ड ब्राइस ने बड़ी अच्छी बात कही क्योंकि उन्होंने अपने तजुर्बे, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से ये बात उन्होंने कही थी, ये कथन उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। ये तो आपका हो गया बच्चों। अब आज हम यही बंद करते हैं और अगले लेक्चर में हम अब लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि उसके क्या क्या प्रमुख केंद्र हैं, कितने प्रकार के लोकतंत्र होते हैं। जैसा कि हम लोकतंत्र के कितने प्रकार के लोकतंत्र होते हैं बच्चों, ये हम पढ़ेंगे और साथ में लोकतंत्र की विशेषताएं भी पढ़ेंगे। तो आज हम यही बंद करते हैं और मैंने आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया है चैप्टर का हमने शुरू भी कर दिया है पढ़ना। सो वी विल स्टॉप हियर and in next lecture we will continue this chapter, and so please take care of yourself, your family, and please read the chapter and please watch the video। और आप अपने यूनिट टेस्ट की अच्छे से तैयारी कीजिएगा and all the best for your unit test। So take care of yourself, your family, goodbye।